नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग बिहार बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 का हिंदी देखेंगे और देखेंगे कौन सा बुक का, तो पद बुक का चौथा अध्याय स्वदेशी देखेंगे। और ये कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसी पर आधारित ये कविता है। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, फिर कविता पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ, और फिर अंत में प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। इसको शब्दार्थ को अपने फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी है, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर को भी अपने फेयर कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है। तो इस कहानी के स्वदेशी जो कविता है, इसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। या इनका उपनाम है प्रेम घन। इनको क्या बोला जाता था? प्रेम घन बोला जाता था। प्रेम घन जी जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, यानी कि कवि जब भारतेंदु हुआ करते थे उसी युग में प्रेम घन भी हुआ करते थे उसी समय। और उनका जन्म जब कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था प्रेम घन का? 1855 ईस्वी में। कहाँ पे? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई थी। वे काव्य और जीवन दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ठीक है, और उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। तो जब वो भारत में चारों बल घूमे थे तो वहां की स्थिति को देखते हुए इनकी कविता में भाव भी झलकता। और 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। तो रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। कब किया था? 1874 में। किसने किया था? प्रेम घन जी ने किया था। उन्होंने आनंद कदामनी मासिक पत्रिका पत्रिका और तथा नागरी नीरद नाम से साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। और वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। और प्रेम घन जी जो है निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। भारत सौभाग्य प्रयाग भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन और उनकी क्या है, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और उन्होंने जीर्ण जनपद नाम का एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेम घन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली की व्यवहार और गदोन्मुखता की साफ दिखलाई पड़ती है। यानी कि उस समय जो खड़ी बोली का यूज होता था, तो इनके भी रचनाओं में खड़ी बोली का साफ प्रभाव दिखता है। और इनके उनके काव्य में लोकानुमुखता एवं यथार्थ प्राणीयता का आग्रह है। और उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेम घन सर्वस्व से संकलित दोहे का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रेम घन जी जो सर्वस्व लिखे थे, उन्हीं में से दोहे का एक गुच्छ है जिस पे हम लोग आज विचार करेंगे। इन दोनों में नव जागरण का स्वर मुखरित है और दोनों दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इनके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिता आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो चलिए अब हम लोग दोहे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले दोहा देखते हैं। तो पहला दोहा है, और इस पाठ का शीर्षक क्या है? स्वदेशी। तो इसमें पहला दोहा है, सभे विदेशी वस्तु नर, सभे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखार, भारतीय कछु न अब भारत में दर्शा। तो सबसे पहले इसमें जो शब्द है गति, गति का क्या अर्थ होता है? गति का अर्थ होता है स्वभाव। गति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। उसके बाद है रति,
रति का क्या अर्थ होता है? रति का अर्थ होता है लगाव। ठीक है, रति का अर्थ क्या होता है? लगाव। और रीत का अर्थ क्या होता है? पद्धति। रीत का अर्थ क्या होता है? पद्धति। ठीक है, तो इस पर इसका जब हम लोग इस दोहे का अर्थ अगर हम लोग देखते हैं तो दोहे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो, लिखा हुआ है सभे विदोषी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। अर्थात भारत में सब कुछ विदेशी हो गया है, लोगों का व्यवहार भी विदेशी हो गया है, लोगों की आदतें विदेशी हो गई है, लोगों की जीवन शैली विदेशी हो चुकी है, यानी कि सब कुछ क्या होगा? बदल चुका है। अब भारत में भारतीयता का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला पंक्ति है, अगला दोहा है, मनुज भारती देखी कोट, मनुज भारती देखी कोट, सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो, कह है ये किरिस्तान। तो सबसे पहले इसमें शब्दार्थ देखते हैं। मनुज भारती, मनुज भारती का अर्थ ये जो हो जाएगा, ये मनुज भारती, इसका अर्थ क्या होगा? भारतीय मनुष्य। क्या हो जाएगा? भारतीय मनुष्य। ठीक है, और इसके बाद एक है क्रिस्तान। क्रिस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन या फिर अंग्रेजी बोलने वाला। क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? क्रिश्चियन या फिर अंग्रेजी बोलने वाला। ठीक है, यानी जो इंग्लिश में बातें करते हैं वो हो गया। और इस प्रकार इस पंक्ति का अगर हम लोग अर्थ देखेंगे तो इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि भारतीय मनुष्य को देखकर अब पहचानना मुश्किल हो गया। यानी भारतीय मनुष्य को आप देख के ये नहीं कह सकते हैं कि कौन हिंदू है या फिर कौन मुस्लिम है या कौन ईसाई है, क्योंकि सबने एक जैसा विदेशी वेशभूषा क्या किया? धारण कर लिया। इसलिए भारतीय मनुष्य को देख के पहचानना अब क्या है? मुश्किल हो गया। अगला दोहा है, पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इते अति भाई। यानी कि इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है ना। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, यानी कि विदेश की जो विद्या पढ़े तो हम लोग का बुद्धि भी, उस समय का बुद्धि भी कैसा हो गया? मनुष्य का विदेशी ही हो गया था। और उन्हें विदेशियों का चाल चलन रहन सहन बहुत अच्छा लगने लगा था। तो चाल चलन प्रदेश की गई इति, गई इन्हें अति भाई, यानी इन्हें विदेशी चाल चलन भी क्या हो गया? अच्छा लगने लगा। चलिए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, ठठे विदेशी ठाठ सब, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय क्लेश। तो इसका अर्थ हो जाएगा, चारों तरफ विदेशी ठाट बाट फैल चुका है। जिधर देखें चारों तरफ क्या है? विदेशी ठाट बाट ही फैला हुआ। और ऐसा लगता है मानो देश ही क्या हो गया? विदेश बन गया। और लोगों के मन में अब जो है कि सपने में भी भारतीयता का लेश मात्र अंश नहीं बचा है, यानी कि उसके मन मस्तिष्क कहीं पे भी भारतीयता नहीं बची है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। इसका अर्थ हो जाएगा, आपस में मिलने पर भी लोग जो है अब हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। और बात किस में करते हैं? अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं और अंग्रेजी वस्तु का ही क्या करते हैं? उपयोग भी करते हैं। चलिए अगला दोहा है, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु दे विपरीत। यहाँ पे एक वसन, वसन का अर्थ हो जाएगा, वसन शब्द का अर्थ हो जाएगा वस्त्र। वसन शब्द का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा लोगों के वाहन वस्त्र पहनावा। ठीक है, यहाँ पे वाहन, वाहन मतलब होता है गाड़ी वगैरह, और वेश मतलब होता है पहनावा। लोगों का वाहन
ठीक है, लोगों का वाहन हो गया, वस्त्र हो गया, पहनावा हो गया, या रीति रिवाज हो गया, नीति हो गया, रुचि हो गया, या किस चीज में लगाव है, या फिर घर हो गया, सब कुछ अब क्या हो गया, विदेशी हो गया, जो हमारे देश के मूल स्वभाव से क्या है, विपरीत है, बिल्कुल क्या है, अलग है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लगाए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लगा लगात, भारतीय सब वस्तु ही सोए है हाय गिनात। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, अब लोग हिंदुस्तानी नाम सुन के क्या करते हैं, झिलझिलाते हैं, झल्लाते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं। ठीक है, अफसोस की बात है कि वे हर भारतीय वस्तु से क्या करने लगे हैं, अब घृणा करने लगे हैं। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। तो यहाँ पे एक शब्द है बानक, बानक का अर्थ होता है बहाना या वेशभूषा। बानक का अर्थ क्या होता है, वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा होता है, बानक का अर्थ क्या होता है, वेशभूषा होता है। ठीक है, और तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस दोहे का अर्थ हो जाएगा, देश के शहरों का रूप रंग, ठीक है, या फिर जो उसका ढांचा है, अब सब कुछ क्या हो गया, या चाल डाल है, सब क्या हो गया, पूरी तरह से अंग्रेजी हो गया। और बाजार में भी जाके देखेंगे तो हर तरफ क्या नजर आएगा, केवल विदेशी माल ही भरा हुआ है, मतलब केवल विदेशी वस्तु ही भरा हुआ है, हर जगह विदेशी वस्तु ही नजर आएगा। जिनमो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। यहाँ पे एक वर्ड आया है, खाम ख्याली। खाम ख्याली का अर्थ क्या होता है, चारों वर्ड। खाम ख्याली का अर्थ होता है आपको, मतलब कोरी कल्पना। ख्याली का अर्थ क्या होता है, कोरी कल्पना। ठीक है, और एक चारों वर्ण का अर्थ होता है चारों ओर। चारों वर्ण मतलब चारों वर्णों में। और एक होता है डफली, डफली का अर्थ तो आप जानते हैं, एक बजाने का क्या है, वाद्य यंत्र है। चलिए, तो यहाँ पे जो पंक्ति थी, जिनमें संबल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। इसका अर्थ हो जाएगा, जिनमें अपने शरीर की ढीली ढाली धोती भी नहीं संभलती है, जिनसे वे देश के शासन और प्रबंध की बात करते हैं, यह उनकी कैसी मूर्खतापूर्ण कल्पना है। चले अंतिम दोहा है, अंतिम दोहा है, दास वृत्ति की चाल चहु दिसी, दास वृत्ति की चाल चहु दिसी, चारों वरन बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। इसका अर्थ हो जाएगा, चारों वर्णों के लोग में गुलामी यानी दास वृत्ति छोड़ने की होड़ मची है। वे डफली बजाने वालों की तरह अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा और चापलूसी करने में लगे हैं। ठीक है, और जो है कि आप कवि प्रेमचंद जी जो हैं, इस कविता के माध्यम से विदेशी वस्तुओं, भाषा, संस्कृति के अंधाधुनीकरण पर कड़ा प्रहार कर किया है, और तथा विदेशी अपनाकर स्वदेशी अपनाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए ये संदेश देते हुए ऐसा कविता उन्होंने लिखा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको जितना दोहा है सभी को याद करनी है, दोहा भी लिख के याद करनी है। तो चलिए एक बार दोहा को हम पढ़ के फिर से सुना देते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रीत लगात, सबे विदेशी वस्तु नर न गति रति रीत लगात, भारतीय कुछ न अब भारत में दर्शात। अगला तो है, मनुज भारती देखूं कोई शकल नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो के ये हैं क्रिस्तान।
तीसरा दोहा है, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भार। अब चौथा दोहा है, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालीस। आगे, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी उपभोग। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अगला है, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लगा लजात, भारतीय सब वस्तु ही, सो ये हाय गिनात। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा, बसे अंग्रेजी माल। जिनमो में संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। आगे, दास वृत्ति की चाह कहूँ, दिसी चारहूं वरन बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहूं बने डफाली। तो चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है गति। गति का अर्थ होता है क्या? स्वभाव। रति का अर्थ होता है लगाव। रीत का अर्थ पद्धति। मनुष्य भारती का अर्थ होता है भारतीय मनुष्य। क्रिस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन या फिर अंग्रेज। वसन का अर्थ होता है वस्त्र। बानक का अर्थ बाना या वेशभूषा। खाम ख्याली का अर्थ होता है कोरी कल्पना। चारों वर्ण यानी चारों वर्णों में। और डफाली का अर्थ होता है डफली बजाने वाला या डफ बजाने वाला। चलिए अब हम लोग कविता का जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर है उसे देखते हैं। तो कविता के 7 जो प्रश्न उत्तर सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वस्तुतः किसी भी गद्य या पद का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके चारों तरफ कहानी या भाव घूमते रहता है। रचनाकार शीर्षक देते समय उनके कथानक कथावस्तु तथ्य को ध्यान में रखकर ही देता है। वह प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है। पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। अंग्रेजी वस्तु को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं। इसी में आगे है, रहन सहन खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा रखते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नजर आती हैं। भारतीय कहने कहलाने पर अपने आप को हेय की दृष्टि से देखते हैं। हे अर्थात मतलब निंदा की दृष्टि से देखते हैं। सर्वत्र पाश्चात्य चीजों का ही बोलबाला है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समीचीन है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी देश के प्रति वहां के जनता की कितनी निष्ठा है, देशवासी को अपने देश की संस्कृति में कितनी आस्था है, यह उनके रहन सहन बोल चाल खान पान से पता चलता है। कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान बोल चाल हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजियत है। पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है। भारत का पहनावा रहन सहन, ठीक है, खान पान
कहीं दिखाई नहीं देता है। हिंदू हो या मुस्लिम या ग्रामीण हो या शहरी, व्यापार हो या राजनीति, चतुर्दिक अंग्रेजियत की जय जयकार है, जय जयकार है। भारतीय भाषा संस्कृति सभ्यता धूमिल हो गई है, अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है, कवि समाज के किए वर्ग की आलोचना करता है। समाज के लिए कवि समाज के लिए वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानता है। हिंदुस्तान के नाम लेने में संकोच करते हैं। हिंदुस्तानी कहलाना हीनता की बात समझते हैं। हीनता की बात समझते हैं। झूठी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित होना अपने देश में प्रचलित हो गया है। ऐसी प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं, क्योंकि यह देशाहित की बात नहीं है। ऐसा वर्ग देश को पुनः अपरोक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखती। नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती हैं। विदेशी वस्तुओं को लोग चाह कर खरीदते हैं और इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही हैं। विदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। चतुर्दिक विदेशीपन होना हमारी कमजोरी उजागर कर रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? उत्तर, आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश के वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हो, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे, यह संदेश का विषय हो जाता है। जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है, कवि ने देफाली किसे कहा और क्यों? उत्तर, जिन लोगों में देशवृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दासता के बंधन में बंद कर विदेशी रीति रिवाज का बने हुए हैं, उनको कवि दफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वह विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। दफाली की तरह राग आलाप कर रहे हैं, पाश्चात्य की, विदेशी एवं अंग्रेजों की गाथा गा रहे हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7, व्याख्या करें। इसमें पहला प्रश्न है, मनुज भारती देख कोई, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी शीर्षक पद से
उद्धृत है। इसकी रचना देशभक्त कवि, यहाँ पे क्या होगा, कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन द्वारा की गई है। इसमें कवि ने देश प्रेम की भाव को जगाने का प्रयास किया है। कवि ने स्वदेशी भावना को जगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पाश्चात्य रंग में रंग जाना कवि के विचार से दास्ता की निशानी है। ठीक है। प्रस्तुत व्याख्यान में कवि ने कहा है कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह से अंग्रेजियत को अपना लिए हैं कि वे पहचान में ही नहीं आते हैं कि भारतीय हैं। आज भारतीय वेशभूषा, भाषा शैली, खान पान सब त्याग दिया है और विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया है। मुसलमान, हिंदू सभी अपना भारतीय पहचान छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे हैं। पाश्चात्य का अनुकरण करने में लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। व्याख्या करने में दूसरा प्रश्न था, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इसका व्याख्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तिका के कवि प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। स्वदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि विदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से दोहा संख्या 9 में स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली है। स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में जितनी अधिक सरलता, स्वाभाविकता एवं पवित्रता है, उतनी विदेशी संस्कृति सभ्यता में नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के लोगों से जब पवित्र भारतीय संस्कृति का प्रबंध कार्य ही नहीं संभल रहा है तो जटिलता से भरी हुई विदेशी संस्कृति का निर्वाह कहाँ तक कर सकेंगे। अतः हर स्थिति में पूर्ण बौद्धिकता का परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति मूल वेशभूषा का निर्वहन किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। स्वदेशी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से संकलित प्रस्तुत दोहा में प्रेम घन ने देश दशा का उल्लेख करते हुए नव जागरण का संग फूका है। वे कहते हैं, देश के सभी लोग में विदेशी रीति, स्वभाव और लगाव दिखाई पड़ रहा है। भारतीयता तो अब भारत में दिखाई ही नहीं पड़ती। आज भारत के लोगों को देखकर पहचान करना कठिन हो गया है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन ईसाई। विदेशी भाषा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। अब इन लोगों को विदेशी चाल चलन भाने लगी है। लोग विदेशी ठाट बाट से रहने लगे हैं। अपना देश जो है विदेश बन गया है। कहीं भी नाम मात्र को भारतीय दृष्टिगोचर नहीं होती। अब तो हिंदू लोग हिंदी नहीं बोलते, वे अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं और वे अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करते, ठीक है, इस्तेमाल करते, अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। और उनकी रीति और नीति भी अंग्रेजी जैसी है। घर और सारी चीजें देसी नहीं, ये देश के विपरीत है। चलिए इसी में आगे है, संपत्ति संप्रति हिंदुस्तानी नाम से भी ये शर्मिंदा होते हैं और सकुचाने लगते हैं। इन्हें हर भारतीय वस्तु से घृणा है। इनके उदाहरण हैं
देश के नगर सर्वत्र अंग्रेजी चाल चलन है और बाजारों में देखिए अंग्रेजी माल भरा है। देखिए जो लोग अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकते वे लोग देश को क्या संभालेंगे। यह सोचना ही कल्पना लोक में विचरण करना है। चारों ओर चाकरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये लोग झूठी प्रशंसा खुशामद कर डफली अर्थात ढिंढोर भी बन गए हैं। अगला प्रश्न संख्या 10। स्वदेशी के दोहे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कृत स्वदेशी के दोहे राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति और राष्ट्रीयता के स्नेह स्नेह होते विलोपन से व्याकुल मन के चित्कार हैं। स्वाधीन काल में जब लोगों की वेशभूषा चाल ढाल को अंग्रेजियत के रंग में रंगता दिखलाई पड़ता है तो उसे पीड़ा होती है। अब तो भारतीयों की पहचान मुश्किल हो गई है। मनुष्य भारतीय को सकत नहीं, पहचान मुसलमान हिंदू की दो के ये हैं ये क्रिस्तान। अर्थात इस कवि यह देख भी दुखी होता है कि विदेशी विद्या ने देश के लोगों की सोच ही बदल दी है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। लोगों में तो लगता है कि भारतीयता लेश मात्र को नहीं बची। लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी ढंग से रह रहे हैं, हिंदुस्तानी नाम से ही लज्जा महसूस करते हैं और भारतीय वस्तुओं से घृणा करते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाथ घिनात। कवि की राष्ट्रीय भावना पर कहर चोट तब पड़ती है जब सभी वर्ग के लोग आत्मसम्मान छोड़कर चाकरी के लिए ललायित हो रहे हैं। अंग्रेज हाकिमों की इन प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी हताशा उसे अपने नेताओं की हालत पर हो रही है। वे देश की नहीं अपने कल्याण में लगे हैं। स्वार्थपरता ने उन्हें इतना घेर लिया है कि उनकी संतानों ही हाथ से निकल रही है। जब ये अपना घर ही नहीं संभाल सकते तो देश क्या संभालेंगे। दिन सो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे यह कैसी खाम ख्याली। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वदेशी के दोहे में देश की दशा के वक्त के माध्यम से कवि ने लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने की चेष्टा की है। अतएव दोहे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। इनमें राष्ट्रभक्ति को प्रेरक मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भाषा की बात, यानी कि अब हम लोग व्याकरण के प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बनाएं। वे शब्द क्या क्या है? रुचि, देश, नगर, प्रबंध, ख्याल, दास्ता, झूठ, प्रशंसा। तो रुचि का हो जाएगा रुच विशेषण, देरू का हो जाएगा देशी, नगर का नागरिक, प्रबंध से बन जाएगा प्रबंधित, ख्याल से ख्याली, दारुता से दारू और झूठ से झूठा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। चलना, खाम ख्याली, खुशामद, माल, वस्तु, वाहन, रीत, हाथ, दारूवृत्ति, मानका। तो पहला है चाल, चाल चलन। तो उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। खाम ख्याली, खाम ख्याली झूठी होती है। खुशामद, खुशामद अच्छी चीज नहीं है। माल, माल छूट गया। वस्तु, वस्तु अच्छी है। वाहन, वाहन नया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, वाहन नया है। रीत, रीत उसकी रीत नहीं है। उसकी रीत
नहीं, हाथ। शाम का, शाम का हाथ लग गया। दारूवृत्ति उसकी दारूवृत्ति, दारूवृत्ति नहीं होगा, दासवृत्ति होगा, सॉरी। क्या होगा? दासवृत्ति। उसकी दासवृत्ति अच्छी है। बानक, उसका बानक अच्छा। ठीक है, तो दासवृत्ति होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? दासवृत्ति। सौ है ये। ठीक है, दासवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। कविता से संज्ञा पदों का चुनाव करें और उनके प्रकार भी बताएं। वस्तु, वस्तु है जातिवाचक संज्ञा। नर, ये भी जातिवाचक संज्ञा। भारतीयता, भाववाचक संज्ञा। भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुज, जातिवाचक संज्ञा। भारती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाल चलन, भाववाचक संज्ञा। देश, जातिवाचक संज्ञा। विदेश, जातिवाचक संज्ञा। वरुण, जातिवाचक संज्ञा। गिरी, जातिवाचक संज्ञा। हिंदुस्तानी, जातिवाचक संज्ञा। नगर, जातिवाचक संज्ञा। आतन, जातिवाचक संज्ञा। धोती, जातिवाचक संज्ञा। खुशामद, भाववाचक संज्ञा। आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।